दोस्तों, ये घटना 11 अगस्त की है, जब मनीषा नाम की 19 वर्षीय लड़की अपने गांव धानी लक्ष्मण स्थित घर से सिंघानी गांव में एक किड्स प्ले नामक स्कूल में पढ़ाने के लिए हर रोज के तरह निकलती है, जहां वह तीसरी क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाया करती है। मनीषा जिस स्कूल बस से हर रोज स्कूल जाया करती है, उस बस के ड्राइवर का कहना है करीब 1:30 पे मनीषा का कॉल ड्राइवर को आता है और मनीषा द्वारा ड्राइवर को बोला जाता है कि आज मैं घर थोड़ी लेट से जाऊंगी, मुझे कुछ काम है। मनीषा के पिता संजय जी से इस बात की पुष्टि होती है कि मनीषा आज आइडियल कॉलेज बीएससी नर्सिंग में एडमिशन फॉर्म के लिए जाने वाली थी। मनीषा को 1:58 पे आखिरी बार देखा जाता है, जब वह आइडियल कॉलेज बीएससी नर्सिंग में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में लगे सीसीटीवी फोटोज में इस बात की पुष्टि होती है। जब शाम तक मनीषा घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता सताने लगी। करीब 6:20 पे मनीषा के फोन से मनीषा के पिता संजय जी के फोन पे एक कॉल आता है, जिसमें करीब 10 सेकेंड तक कॉल तो रहती है पर आवाज नहीं आती है। जब मनीषा के पिता द्वारा कॉल बैक किया जाता है तो मनीषा का फोन स्विच ऑफ आती है। पिता की बेचैनी और भी बढ़ने लगती है। पिता भागे भागे उसी कॉलेज की तरफ जाते हैं जहां आज मनीषा एडमिशन फॉर्म लेने जाने वाली थी। पिता जब उस कॉलेज पे पहुंचते हैं तो उन्हें 2-3 लोग शराब पीता हुआ दिखते हैं, जिनसे पूछताछ करने के बाद कोई भी जवाब नहीं मिलता। मनीषा के पिता कॉलेज के गार्ड के पास जाते हैं और मनीषा के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन गार्ड का कहना है कि मनीषा नाम का कोई भी लड़की आज मेरे कॉलेज में नहीं आई है। जब पिता सीसीटीवी वीडियोस फोटोज को दिखाने की बात करते हैं तो मौके पे गार्ड द्वारा बिल्कुल नकार दिया जाता है और वीडियो और फोटो नहीं दिखाया जाता है। मनीषा के पिता द्वारा पुलिस को कॉल की जाती है आपातकालीन नंबर 112 पे। जब पुलिस पहुंचती है तो शर्म की बात तो ये है कि पुलिस द्वारा एक लाचार पिता से अभद्र भाषा में बात की जाती है और उनकी कोई भी मदद नहीं की जाती है। देर रात 11 अगस्त को पीड़ित का पिता लुआरू थाना पहुंचते हैं अपने एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी उनका एफआईआर दर्ज नहीं करता है और बदतमीजी करते हुए उनसे कहता है कि हो सकता है तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। दोस्तों, यह वही देश है जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना पे करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट किया गया है। जनता का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन दबाव में आकर 12 अगस्त को शाम करीब 7:30 बजे एफआईआर दर्ज करती है। नहीं, देखिए, हमने कार्रवाई इसलिए की है, हमने उसलिए नहीं की थी कार्रवाई। मनीषा के पिताजी ने कहा कि मैं 112 बुलाया और उन्होंने आकर के ये शब्द कहे। फिर वो वहां से थाने में गया। थाने में जब एप्लीकेशन लेकर के गया
तो वहां भी पुलिस के लोगों ने उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया। वो मनीषा के पिताजी ने बताया और जो ही उन्होंने बताया हमने सख्त कार्रवाई। 13 अगस्त को सुबह करीब 7 बजे मनीषा की लाश सिंघानी गांव के एक खेत में पाई जाती है। जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मनीषा की पहली पोस्टमार्टम पुलिस द्वारा भिवानी के सिविल अस्पताल में कराई गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया और न्याय की मांग करने लगे। इसके बाद 15 अगस्त की रात को सरकार ने भिवानी के एसपी मनवीर सिंह को हटा दिया। एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया, वहीं 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया, जिससे परिजन संतुष्ट नहीं हुए। तो फिर पीजीआई रोहतक में मनीषा की दोबारा पोस्टमार्टम कराई गई, जिसमें यह बात निकल कर आई कि मनीषा ने सुसाइड किया है। सुसाइड नोट मौके पे ही मिला था, जो 13 तारीख को डेड बॉडी मिला था उसी दिन मिला था। जो सीन ऑफ क्राइम टीम गई थी उस दिन ही उनके पास था। और देखिए, आप भी समझते हैं इन्वेस्टिगेशन में हर एक तथ्य जो है इनिशियल स्टेज में ही बाहर नहीं दिया जाता, और ना ये सुसाइड नोट कैसे है आपको बताया बाहर आ गया, ये पहले से ही था। और दूसरा एक और बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, कुछ एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये चल रहा है कि डेड बॉडी में बॉडी पार्ट्स कुछ गायब थे, वो गलत है। यहाँ सोचने वाली बात एक है कि अगर मनीषा ने सुसाइड किया है तो यह बात पहली पोस्टमार्टम में क्यों नहीं निकल के आई? जनता हमारे साथ हुई है और ये जो बॉडी मिली है 13 तारीख को, 11 के बाद उसे 13 तारीख को बॉडी मिली है और बॉडी के साथ फिर पोस्टमार्टम हुआ है उसका और कुछ हुआ है। तो बहुत कुछ होने के बाद भी मैं कभी ये कहा गया है कि भाई सुसाइड नोट मिला उसके पास, कभी कहा जिसको पॉइजन दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके अंदर। न तो उसने जहर खाया है, न उसके पास कोई सुसाइड नोट था। और उसकी तो जब मैं डेड बॉडी के पास गया था ना, उसमें ये चीज़ यहाँ से कटी हुई थी इस जगह से, और इतनी सी 5-7 mm पीछे से गर्दन बची हुई थी, बाल उसके ऐसे। और मनीषा के लाश के देख करके एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी बोल सकता है कि इसकी हत्या हुई है। उस बहन के चेहरे पे एसिड भीगा गया है, गला काटा गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसका कुछ अंग भी गायब है, बॉडी पार्ट कुछ निकाल लिया गया है। किलोमीटर के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए? उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। मैं खुद एडवोकेट हूं, क्राइम का क्रिमिनल लॉयर हूं साहब। इसके बाद मनीषा के पिता संजय जी को अलग अलग फोन कॉल द्वारा प्रशासन द्वारा दबाव डालकर मनीषा के अंतिम संस्कार करने के लिए सहमत कर लिया गया। लेकिन मनीषा के गांव वाले इस बात पे भड़क उठे। उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। गांव वाले का कहना है कि सरकार से हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग, मनीषा हत्याकांड में सीबीआई जांच हो। दूसरी मांग, मनीषा का फिर से दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम किया जाए। सरकार द्वारा 20 अगस्त को दोनों मांग की मंजूरी दे दी गई है। सीएम ने मनीषा हत्याकांड की जांच को सीबीआई के हाथों में सौंप दिया है। इसके बाद मनीषा की लाश की पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराई गई। उसके बाद लाश को
मनीषा के गांव वापस लाया गया। 21 अगस्त के सुबह मनीषा के अंतिम संस्कार करा दिए गए हैं। दोस्तों, अब यह केस सीबीआई के हाथों में जा चुका है। हम और आप बस इतना ही उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से कि उस बहन को, मनीषा को इंसाफ मिले, न्याय मिले। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।